हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण है जो कि आपके लिए एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट हो। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है अधिगम। आज हम अधिगम के सिद्धांतों में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है। इन सब से संबंधित जो भी बातें हैं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो सब हम इस वीडियोज में कवर करने वाले हैं। यह एग्ज़ाम के लिए यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, यह सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को एंड तक देखिए। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सके। और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आगे आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। आइए देखते हैं आज के टॉपिक में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि स्किनर महोदय ने दिया है। स्किनर का सिद्धांत। स्किनर ने अधिगम के संबंध में कुछ प्रयोग किए थे और उन्हीं प्रयोगों के आधार पर अपना एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका स्किनर महोदय ने दिया है। स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया? तो आप सन याद रखिएगा, 1938 में स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। अक्सर क्वेश्चन कुछ सिद्धांत के उपनाम से पूछे जाते हैं। जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इसे हम अन्य नामों से जानते हैं। तो कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ पर हमारा पहला है, इसी सिद्धांत को हम आरएस सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आरएस का सिद्धांत, अभी आरएस सिद्धांत होता क्या है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को हम सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। आपके लिए अगला पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम है, जो कि आपके पिछले साल यूपी टेट में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फिर स्किनर थे कहाँ के? तो स्किनर हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रयोग किस पर किया? यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ही पूछा गया है। तो प्रयोग इन्होंने चूहा पर किया, जो कि 1938 में, और दूसरा प्रयोग इन्होंने कबूतर पर किया, जो कि 1943 पर इन्होंने दूसरा प्रयोग किया। इनके प्रयोग में अनुक्रियाकर्ता कौन है और पुनर्बलन कौन है? स्किनर ने हमेशा अपने प्रयोग में पुनर्बलन को बहुत अधिक महत्व दिया, जबकि थार्नडाइक ने अपने प्रयोग में उद्दीपक को बहुत अधिक महत्व दिया। आगे मैं इन सब के विषय में बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो अनुक्रियाकर्ता होता क्या है? जो प्रयोग करता है उसे हम अनुक्रियाकर्ता कहते हैं। तो चूहा इनके प्रयोग में अनुक्रियाकर्ता था और भोजन पुनर्बलन के रूप में कार्य किया। ध्यान दीजिएगा, स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे के ऊपर किया था और दूसरा प्रयोग कबूतर के ऊपर दूसरा प्रयोग किया था। कबूतर के ऊपर दूसरा प्रयोग इन्होंने क्या किया था कि एक बॉक्स था, जिसे हम स्किनर बॉक्स के नाम से जानते थे। इसमें एक चूहे को इन्होंने बंद कर दिया था और उसके बाहर भोजन रख दिया था। चूहा बार बार प्रयास करता था कि पिंजड़े से बाहर वो आकर भोजन उठा ले, लेकिन वह बहुत देर में उठा पाया। इसी प्रयोग के आधार पर इन्होंने अधिगम को समझाया है और अधिगम को बताया है। फिर स्किनर बताते हैं कि जो स्किनर ने दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला। कौन सा? पहला क्रिया प्रसूत और दूसरा उद्दीपन प्रसूत। क्रिया प्रसूत हमारा उत्तेजना पर आधारित है। उत्तेजना यानी उद्दीपक और पुनर्बलन। इसी के कारण इसे आरएस सिद्धांत भी कहा जाता है। और उद्दीपन प्रसूत जो है उद्दीपन से संबंधित था। क्रिया प्रसूत किससे संबंधित था? उत्तेजना से संबंधित था। उद्दीपन प्रसूत हमारा उद्दीपन से संबंधित था। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, पुनर्बलन। पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सकारात्मक पुनर्बलन में हमारा प्रशंसा, आय प्राप्त,
पुरस्कार, पदोन्नति, ये सभी हमारे सकारात्मक पुनर्बलन में आते हैं। और नकारात्मक पुनर्बलन क्या है? तो नकारात्मक पुनर्बलन में हमारा दंड, जुर्माना, कष्ट, शोरगुल से बचने के लिए किया गया व्यवहार, ये सभी हमारे नकारात्मक पुनर्बलन में आ जाते हैं। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। इनका कहने का मतलब ये है, यदि जैसे कि हम किसी बालक को कहें कि बेटा ये काम कर दो और इसके बाद हम कह देते हैं कि बेटा बहुत अच्छे हो तुम, ये इस तरह का हमारा सकारात्मक पुनर्बलन होता, तो क्या करता है? बार बार कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर स्किनर ने इसी तरह बताया है कि यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को बार बार करने लगता है। नेक्स्ट, प्राणी तभी कार्य करेगा जब रिजल्ट अच्छा होगा। यही रिजल्ट अच्छा से मतलब है सकारात्मक पुनर्बलन। जब उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तो वह बार बार कार्य को करने के लिए उत्तेजित हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने लायक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क एल हल ने दिया था, जिसे हम CL हल के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर है पुनर्बलन को महत्व किसने दिया था? तो पुनर्बलन को महत्व स्किनर ने दिया था, जबकि पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादक क्लार्क हल या CL हल को कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस है। सीखने के लिए कौन सा तत्व केंद्रीय तत्व है? आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ से पूछा गया है। सीखने के लिए जो केंद्रीय तत्व है वह है पुनर्बलन। फिर इसका शैक्षिक महत्व क्या है? कि विद्यार्थियों को तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हम देखते हैं कि उद्दीपक को महत्व किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक के वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां से थॉर्नडाइक को बहुत अच्छे तरीके से समझें कि SR बॉन्ड क्या है, अनुबंधन क्या है, इन सब के विषय में आप जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि उद्दीपक को महत्व किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। जबकि स्किनर ने किसको महत्व दिया? स्किनर ने अपने सिद्धांत पर पुनर्बलन को महत्व दिया। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, सीखने के लिए कौन सा तत्व केंद्रीय तत्व है? तो केंद्रीय तत्व पुनर्बलन है। और सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? तो प्रेरणा का होना बहुत ही आवश्यक है। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं।